आज से हम प्रारंभ करेंगे भारतीय इतिहास के विषय में, और भारतीय इतिहास में भी प्राचीन भारत का इतिहास। साथियों, इतिहास जो होता है किसी भी देश या समाज के जो अतीत होता है उसको जानने का एक साधन होता है। कोई भी देश या समाज या राष्ट्र जो होता है उसके इतिहास के जानने के लिए उसके इतिहास के द्वारा हम समाज और राष्ट्र के अतीत, उसकी मान्यताओं, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता के बारे में जानते हैं। और किसी भी देश की जो पहचान होती है, उसकी राष्ट्र की अस्मिता की पहचान होती है, उसकी संस्कृति और सभ्यता से ही होती है। इसी कारण किसी भी देश के इतिहास के विषय में जानकारी बहुत आवश्यक होती है। देखिए, भारतीय इतिहास की हम बात करें तो भारतीय इतिहास को तीन भागों में, या प्राचीन भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल। ये वो काल होता है, इसका जो समय काल अगर देखा जाए तो मानव की उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक के समय को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल बेसिकली उस काल को कहा जाता है मित्रों जिसमें कि कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं होता, जिसमें मानव का जीवन जो होता है वो पूर्णतः सभ्य नहीं था। तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्री हिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद बात आती है आद ऐतिहासिक काल की या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की। 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो बीच का काल है उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल में भारत के इतिहास में जो इतिहास का लिखित तो होता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जाता, और इतिहासकार को पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर, जो पुरातात्विक साधन होते हैं उन पर निर्भर रहना पड़ता। इस समय मनुष्य लिखना जानता था लेकिन जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो ऐसे समय को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तीसरा काल है ऐतिहासिक काल। 600 ईसा पूर्व के बाद जब मानव थोड़ा सभ्य हुआ, उसने पढ़ना लिखना सीखा, लिखना भी सीखा और उसे आज पढ़ा भी जा सकता है, तो उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है या हिस्टोरिक पीरियड उसे कहते हैं। और इतिहासकार इस समय के इतिहास को लिखते समय साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी विवरणों का पूरी तरह उपयोग करते हैं। तो अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास को जानने के तीन प्रमुख साधन हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी विवरण। तो हम तीनों की दृष्टि से भारत के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं भारत का नामकरण कैसे हुआ। देखिए, आज हम भारत को भारत या इंडिया के नाम से जानते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, और भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसमें आया है। भारत देश का नामकरण ऋग्वेदिक काल के प्रमुख जन जो भरत के नाम पर हुआ था, और भरत जो थे उनके बारे में दो मान्यताएं हैं। जैन कुछ लोग, एक मान्यता कहती है कि ये जैन जो तीर्थंकर थे, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर किया गया, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। कभी इसे आर्यावर्त भी कहा जाता है। आर्यावर्त इसलिए क्योंकि ये आर्यों के निवास स्थान होने के कारण इसे आर्यावर्त कहा जाता है। भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग भी माना जाता है, और बौद्ध ग्रंथों में जम्बू द्वीप उस भाग को कहा जाता है जहां ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य वंश का शासन था। देखिए, जब भी आप कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं और आपके यहाँ पंडित जी जब आते हैं और जब वो श्लोक करवाते हैं आपसे, सबसे पहले एक श्लोक करवाते हैं, उसमें कभी आपने अगर उस श्लोक को ध्यान से सुना होगा तो उसमें एक वो शब्द कहते हैं आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भारत खंडे, इस तरह से वो श्लोक प्रारंभ होता है। तो आप उसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आप उस जम्बूद्वीप जो आया उसको भारत के विषय में कहा गया है। यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि मध्यकालीन जो लेखक थे, जो अरबी या फारसी जो थे, उन्होंने इसे हिंदुस्तान कहा, क्योंकि इंडस यूनानियों के द्वारा सिंधु नदी का नाम इंडस और इंडस से फिर इंडिया का
बना, जबकि सिंधु नदी को अरबियों ने और फारसियों ने हिंदू कहा और उस भारत को हिंदुस्तान कहा। चीनियों ने भारत के लिए प्रारंभ में तिएन चू या फिर चुआनतू शब्द का प्रयोग किया। हेनसांग ने इसके पश्चात यिनतू शब्द का चलन भारत के लिए किया और इनसिंग ने भारतवर्ष के लिए आर्य देश या ब्रह्म राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया। तो ये तो बात हुई भारत के नामकरण की कि भारत का नामकरण कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। जो 3 प्रमुख स्रोत हैं भारत के इतिहास को जानने के, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी स्रोत। तो उसमें हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। तो पुरातात्विक स्रोत या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की हम बात करें तो प्राचीन भारत को जानने के सबसे सक्षम साधनों में से एक इन्हें माना जाता है। इसके अंतर्गत जो आते हैं अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक आते हैं, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि ऐसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। तो पुरातात्विक स्रोत के द्वारा भी हम भारत के इतिहास के विषय में जान सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख की। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेखाशास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है और इनकी तथा एक दूसरे दस्तावेजों की प्राचीन तिथियों के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। अभिलेख से आशय है मोहरें, स्तूपों, प्रशस्त्र, चट्टानों, ताम्रपत्रों, मूर्तियों, मंदिर की दीवारों, ईंटों पर प्राप्त लेख। अभिलेखों की भाषा अलग अलग है, जैसे प्राकृत है, पाली है, संस्कृत है और कई दक्षिण की भाषाएं भी हैं। कुछ अभिलेख द्विभाषी भी और विदेशी भाषा में भी उत्कीर्ण हैं। सबसे पुराने अभिलेख जो मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर मिले हैं, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मिली। भारत के बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख पश्चिम एशिया या एशिया माइनर के बोगज गोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व के मिले हैं, जिनमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। ईरान से प्राप्त नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख से प्राचीन भारत के पश्चिम एशिया से संबंधों की जानकारी मिली है और ईरान से प्राप्त कस्साइट अभिलेख तथा सीरिया से प्राप्त मितन्नी अभिलेख में आर्य नाम का उल्लेख किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से पता चलता है कि भारत का जो संबंध है वो इन देशों के साथ, इन भागों के साथ था। अशोक के अभिलेखों के अलावा प्राचीन भारत के अन्य प्रमुख अभिलेखों की हम बात करें तो वो है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, शक छत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक गुहालेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेख, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार शासक भोज का ग्वालियर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख इत्यादि। आरंभिक जो अभिलेख है वो प्राकृतिक भाषा में है और अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग ईसा की 2री सदी से मिलने लगता है। जो शक शासक रुद्रदामन था उसका जूनागढ़ अभिलेख जो 150 ईस्वी में मिला था, संस्कृत का पहला अभिलेख माना जाता है। अब बात आती है दूसरे प्रमुख स्रोत में, वो है सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। प्राचीन सिक्के सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और पोटीन के मिलते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चित्र उत्तीर्ण हैं, कोई लेख नहीं है और ये सिक्के आहत या पंच मार्ग सिक्के कहलाते हैं, जो ईसवी पूर्व 5वीं सदी के हैं। आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, हाथी, सांड, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी हुई होती हैं और बाद के सिक्के पर तिथियां, राजाओं और देवताओं के नाम अंकित होने लगे। आहत सिक्कों की सबसे पुरानी निधियां यानी होड्स पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से प्राप्त होती हैं। हिंद यवनों के द्वारा भारत में सिक्का निर्माण की डाई विधि का प्रचलन किया गया और सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा कुषाणों ने जारी की और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं
कुषाणों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की। सातवाहनों ने शीशे की मुद्रा जारी की। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब बात आती है अन्य साधनों की। तो अन्य साधनों में अभिलेखों और सिक्कों के अलावा स्मारकों, भवनों, मंदिरों, मूर्तियों, मृद भांडों, चित्रकला आदि के आधार पर भी भारत के विभिन्न विभिन्न पहलुओं की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। जैसे हम बात करें मंदिरों और महलों की शैलियों से वास्तुकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है। साथ ही सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो अवस्था होती है उसकी बात भी हमें पता चलती है। जो स्मारक हैं उनको दो भागों में बांटकर देखा जाता है, देसी और विदेशी। जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, हस्तिनापुर आदि देसी स्मारक हैं, जबकि कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, जावा का बोरोमंदूर मंदिर, बाली से प्राप्त मूर्तियां विदेशी स्मारक हैं। बोर्निया के मकरान से प्राप्त प्रतिमाओं पर अंकित तिथि कालक्रम स्थापना में विशिष्ट योगदान देते हैं। मूर्तियां सांस्कृतिक तथा कला संबंधी ऐतिहासिक स्रोत हैं, जिसे सामान्य जनता की धार्मिक प्रवृत्तियों और आस्था का लेखा जोखा मिलता है। मृद भांडों से भी कलात्मक प्रगति की जानकारी मिलती है। हड़प्पा काल की लाल मृद भांड, उत्तर वैदिक काल के चित्रित धूसर मृद भांड और मौर्य काल की पहचान उत्तरी काले पालिश वाले मृद भांड से की जाती है। चित्रकला जीवन के चित्रों को स्पष्ट देने वाले प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, जिसमें कला विशेषण के जीवन की उन्नति और भावुकता का पता चलता है। प्राग ऐतिहासिक काली गुफाओं की बात करें तो विशेषकर भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के रायसेन में है का गुफा चित्र प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है, जिसमें पूर्व ऐतिहासिक काल की सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश पड़ता है। अजंता तथा बाघ के उन्नत गुफाएं चित्रों के गुप्त काल की उन्नत सांस्कृतिक दशा का पता चलता है। अब हम जब विभिन्न तिथियों की बात करते हैं तो दो चीजें विशेष रूप से हमें देखने को मिलती हैं। एक हम बोलते हैं बीसी यानी ईसा पूर्व, और एक एडी यानी कि ईस्वी। अंग्रेजी में बीसी यानी ईसा पूर्व का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी यानी ईस्वी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। जो एनो डोमिनी है ये दो लेटिन शब्दों से बना है, जिसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई या बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग भी किया जाता है, और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा और बीसीई का मतलब इस कैलेंडर के लिए होता है। कभी कभी अंग्रेजी के लिए बीपी अक्षरों का भी प्रयोग होता है, जिसे का तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। तो ये प्रमुख ऐतिहासिक और तिथियों की बात हमने की। आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। पुरातात्विक स्रोत यही हैं। अब हम बात करेंगे, आज का ऑडियो हमारा यहीं समाप्त होगा। अगले ऑडियो में हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। बहुत इंपॉर्टेंट है साहित्यिक स्रोत, इसको ध्यान से सुनिएगा, और आज के ऑडियो को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1.1 इतिहास का ये ऑडियो था और ये यहीं समाप्त होता है। आपसे एक ही निवेदन, अधिक से अधिक लोगों तक इस ऑडियो को पहुंचाएं, अपने साथियों को, अपने मित्रों को जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको इस ऑडियो के बारे में जरूर बताएं। साथियों, आपका ये एक कदम उनके जीवन को एक नया उजाला दे सकता है और एक नए ज्ञान का प्रकाश दे सकता है। आपको अगर ये नियमित रूप से ऑडियो प्राप्त करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर है 9630773034। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और उसके बाद हमें उस टेलीग्राम एप्लीकेशन से मैसेज करें। ये व्हाट्सएप की तरह एक एप्लीकेशन है, लेकिन व्हाट्सएप से अच्छे और ज़्यादा फीचर्स इसमें हैं। आप ये डाउनलोड करके हमें सेंड कर सकते हैं और आपको ऐड कर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।